नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। तो फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है अभी 4,300 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी की जो आरओसी एंड आरओई है दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। तो कंपनी के इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी के डेप्थ भी कम है। मुझे इस कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, आपको मैं पेयर कंपनी से बात करूं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ। अगर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर के हालत देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट में तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर आपको लॉसेस दिखेगा। जैसे पीडीलाइट जैसे इतने बड़े कंपनी के ऊपर भी उसका सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। बाकी देखिए एसआरएफ नेगेटिव है, मतलब लिंडा इंडिया वो भी नेगेटिव है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर गुजरात फर्टिलाइजर वो भी यहाँ पे देख सकते, सॉरी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स वो भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से सारे कंपनीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव है, सिर्फ फिनोटेक्स केमिकल के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो कितना है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखिए फिनोटेक्स केमिकल के ऊपर 16% के आसपास आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे आपको इस कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिले। और देखा जाए तो इस कंपनी का जो टोटल सेल्स ग्रोथ हुआ है और टोटल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो परसेंट वाइज यही बता रहा है कि कंपनी इस खराब टाइम में केमिकल सेक्टर के खराब सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सोचिए जब अच्छा सिचुएशन आएगा, जब सारे केमिकल सेक्टर में फिर से डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी किस लेवल तक ऊपर जा सकता है आप सोचिए। तो इसलिए कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। कंपनी अच्छा खासा डेप्थ को कंट्रोल में रखा और क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव मेंटेन किया, 138 करोड़ से 153 करोड़। तो कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से 30 करोड़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मेंटेन की है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ मतलब अच्छा खासा 21 से 26% तक देखने को मिला। प्रॉफिट का ग्रोथ 40 से 35% के आसपास देखने को मिला। सीएजीआर का परसेंटेज 50 से 60% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया 5 साल 3 साल में। और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो 23 से 25% के आसपास देखने को मिला। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको एक रिक्सी ट्रेडर के हिसाब से आपको जरूर फोकस रखना होगा। ऐसे नहीं कि आपने इस कंपनी के ऊपर काम किया और रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। फिर भी कंपनी जिस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया वो कोविड के बाद बहुत शानदार रिटर्न है, क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस हो गया था सिर्फ 17 रुपीज और आज कहाँ पे है 400 के आसपास। मतलब कंपनी एक मल्टीबिगर रिटर्न ऑलमोस्ट कंपनी दे चुके हैं, 2200% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब 22 गुना फंड यहाँ पे आपको रिटर्न बना के दिया है। तो कंपनी के ऊपर जब जब मैंने एज ए स्विंग ट्रेडिंग लिया तब मैंने कुछ इस तरीके से ट्रेड लिया। शोल्डर कम सॉरी कप विथ 100 बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए जब भी कुछ इस तरीके से कप और विथ हैंडल पैटर्न्स बने, एक चीज को नोटिस करना कि जब इसका टारगेट रेंज जो कप का लेंथ है उसी लेंथ के बेसिस में इसका टारगेट बनेगा। तो उसी बेसिस में अगर देखा जाए तो इसका जो टॉप है, इस टॉप लेवल के अंदर ही इसका टारगेट बना है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि इस जगह पे वो टारगेट अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो चांसेस ज़्यादा था, तो इसलिए टारगेट देखिए, टारगेट को फुलफिल टारगेट को ही अचीव किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी इस तरीके से चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ को नोटिस रखना होगा कि आप जब इस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, एट कोई सिर्फ पब्लिक नहीं ले रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी ले रहा है। तो वो उसी लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक उसका टारगेट बन रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे टारगेट भी बना है। बाकी एफसेल के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। आपके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत कर लेना, क्योंकि मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।
बेसिकली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट सही है कि कंपनी के ऊपर जब से करेक्शन हुआ था बहुत सारे लोगों का कहना था कि कंपनी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली कंपनी ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स के कारण, गवर्नमेंट के डिसीजन कारण एक बिग फॉल हो गया था अराउंड, आप बोल सकते हैं टॉप लेवल से अगर करेक्शन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 22% के आसपास गिरावट हो गया था। ये जो टोटल करेक्शन हुआ था एक गवर्नमेंट के एक डिसीजन के कारण, गवर्नमेंट के एक मतलब अनाउंसमेंट के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां है उसको बंद करेंगे, उस जगह पे वो ईवी मार्केट में लेके आएंगे। और यही कारण कंपनी के लिए खतरा बना क्योंकि जो आईजीएल है, एमजीएल है, गेल है, ये सारे कंपनीज क्या करते हैं, सीएनजी प्रोडक्ट बेचते हैं। और आईजीएल तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सीएनजी को ही बेचते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे बात मैं क्यों किया, क्योंकि आप अगर मैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए सीएनजी के ऊपर 74% रेवेन्यूज आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सीएनजी को वो बेच रहा है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला था। मगर मैं पहले ही बोल चुका हूँ गवर्नमेंट का डिसीजन अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, उसको फाइनली होगा क्या, होगा कब, उसका कोई पता नहीं है। तो उसके लिए देखिए मार्केट फिर से उसको रिकवरी भी कर चुके हैं, जो लेवल से गिरावट हुआ था उसी लेवल तक वो पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने में एक दम रखता है, एक पोटेंशियल रखता है। तो मुझे लगता है जो अपडेट है, जो डेटा अपडेट है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग एंटी बनने जा रहा है, एक बड़ा सा कप बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर में टच हुआ था, अगर इसी हाई लेवल तक टच करे तो एक बड़ा सा कप बनने जा रहा है और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न स्केड हुआ है जो कुछ इस तरीके से पैटर्न है। अगर मैं इस पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी जो पैटर्न बना है मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, अभी आपको समझ में इजीली आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, यहाँ पे एक क्या बना, एक बिग हेड बना, एक बिग हेड बना और उसके बाद क्या बना, यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो काफी हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। तो काफी हैंडल बटन बने, उसके बाद ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से एक जर्नी दिखेगा और टारगेट भी अचीव करेगा। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आपको कभी भी उतना ज़्यादा कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक रेंज के बेसिस में कंपनी हमेशा एक रेंज बेसिस में सेल अप कर रहा है और एक्सपेंस को कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 383 करोड़ बना। मतलब सेल्स तो कम हुआ मगर एक्सपेंस इतना हद तक कम किया जिसके चलते कंपनी नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है नेट प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है अदानी विल्मार। इस कंपनी के ऊपर मेरा ऑब्वियसली लॉसेस चल रहा है। क्यों लॉसेस चल रहा है, जब भी मैंने एंटी लिया उस लेवल एंटी लेवल से नीचे चल रहा है तो इसलिए मुझे यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा क्योंकि इस कंपनी टाइम लगा सकते हैं। क्योंकि पहली बात एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में आज कम हो चुके हैं, और दूसरी बात इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो जब कोई किसी कंपनी का वैल्यूएशन हाई होता है और इसका प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा सा कम होता है तो उस जगह पे कंपनी के ऊपर दिक्कत देखने को मिलता है। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स का आंकड़ा पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि 13,800 करोड़ के आसपास था, अभी 13,200 करोड़ के आसपास बना है। मतलब सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। चलो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 94 से 157 करोड़ बना। चलो मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो इस प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण क्या कंपनी रॉकेट बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी में और भी बहुत कुछ पॉइंट्स वीक हो चुके हैं। जैसे कंपनी के ऊपर देखा जाए तो रिजर्व बढ़ा, ठीक है, कंपनी का देखिए बोरिंग्स भी बढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ था पिछले साल में, जो ट्रेड रिसीव हुआ था उससे कंपनी का ट्रेड रिसीव रिजर्व कम हुआ। यहाँ से एक क्लियर कट अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट मिल रहा था, कंपनी का जो काम मिल रहा था वो कम कम हो चुके हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के डिमांड कम हो चुके हैं और जिसके चलते कंपनी के सेल्स तो डाउन होंगे ही। हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छा है तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो एक बार सोच समझ के करिए। देखिए एक्चुअली मेरा जहाँ पे एंट्री है मेरा कुछ इस तरीके से लेवल्स में एंट्री है, तो मैं जरूर कहूँगा मेरा जो एक्चुअली एंट्री है
फर्स्ट एंट्री मुझे कुछ इस तरीके से लेवल में मिले, इस तरीके से लेवल में मिले, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, उसी जगह में चल रहा है। तो मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ अराउंड 490 रुपीज़ के आसपास। तो ये टारगेट मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना। ये जो कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज है, उस बाइंग का रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, यहाँ पे एंट्री बने और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इसका टारगेट। तो एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे बनने का कंपनी कोशिश कर रहे हैं। इस रेंज के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किए हूँ, आपके ओपिनियन क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक 105 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा है। कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आने वाला 4:1 का रेशियो का। 4:1 रेशियो का मतलब क्या है? 4:1 रेशियो के यहाँ पे क्या बनने वाला है? बोनस मिलने वाला है। तो कंपनी बोनस इशू करने जा रहा है, तो हर एक के बदले आपको 4 शेयर बोनस इशू यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर काम करने से पहले एक बार रिसर्च करना चाहिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसी तरीके से आपको टेक्निकली चार्ट बेसिस वीडियोस देखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।